नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है फिजिक्स राइडर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है, आज का टॉपिक हम लेने वाले हैं ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। देखो, सबसे रोचक बात तो यह है कि इस नियम को शून्यवा नाम ही क्यों दिया गया। भाई फर्स्ट नियम भी दे सकते थे, सेकंड दे सकते थे, थर्ड फोर्थ कुछ ऐसा नाम दे सकते थे। अब आप ये कहोगे सर फर्स्ट और सेकंड तो फिक्स है, तो थर्ड दे देते, तो फिर शून्यवा ही क्यों दिया गया। तो देखो, सभी को पता है कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट और सेकंड लॉ है वो इस जीरो लॉ शून्यवें नियम से पहले ही खोज लिए गए थे। अब जब शून्यवान नियम दिया गया, यानी ये नियम दिया गया, तो उस समय क्या था कि इस नियम से एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी निकल के आती है जो पूरी थर्मोडायनेमिक्स की रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको आप बोलते हो टेम्परेचर, ताप। अब देखो, साइंटिस्टों ने यह सोचा कि जो ताप होता है, टेम्परेचर है, भाई ये तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स की रीढ़ की हड्डी है, यानी बेसिक चीज ही यही है। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं हीट, और हीट के ट्रांसफर यानी उष्मा के संचरण के लिए जो जरूरी चीज होती है वो होती है तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसका मतलब टेम्परेचर है वो थर्मोडायनेमिक्स का मेन की पॉइंट है, जिससे पूरी थर्मोडायनेमिक्स डिपेंड करती है उस पर। तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि भाई फर्स्ट और सेकंड से ये पहले आने वाली चीज है, तो अब फर्स्ट से पहले 0.5 तो नाम रख नहीं सकते, ये तो ये नहीं कि आधा नियम। तो उन्होंने क्या रख दिया भाई, इसका नाम शून्यवा नियम। पहले से अगर फर्स्ट नियम है तो उससे पहले क्या आ गया भाई, जीरोथ लॉ, शून्यवा नियम। इसलिए इसका नाम है वो है ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो, आज का जो टॉपिक है वो शून्यवा नियम है। तो जो शून्यवा नियम है ये एक शब्द, एक पद पर आधारित है भाई, पूरा का पूरा एक टर्म पर बेस्ड है ये, और उस टर्म को हम बोलते हैं ऊष्मीय साम्य। ऊष्मीय साम्य। देखो भाई, ऊष्मीय साम्य क्या होता है, सबसे पहले इस पर डिस्कस करते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम, ऊष्मीय साम्य। देखो, ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करके मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं इससे रिलेटेड, क्योंकि अपना आज का मेन टॉपिक है वो है जीरोथ लॉ, लेकिन वो बेस्ड है ऊष्मीय साम्य पर, उसमें टर्म यूज होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊष्मीय साम्य क्या होता है। देखो भाई, नॉर्मली आपने ये पढ़ा होगा कि ऊष्मीय साम्य का मतलब ये है कि सर हमने प्रैक्टिकल किया है, जैसे सर्दियों में आप एक तरफ गर्म पानी रखते हो, एक तरफ ठंडा पानी रखते हो, फिर उन दोनों को मिलाते हो तो आपका एवरेज बीच वाला टेम्परेचर बन जाता है, ने तो ठंडा और ने गर्म। इसका मतलब यह हुआ कि आपने ये सोचा है कि गर्म पानी से जो उसमें वो ठंडे में चली गई, और तब तक गर्म से ठंडे तक ट्रांसफर होती गई जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो आपने उसको क्या नाम दिया कि उसमें साम्य अवस्था में थर्मल इक्विलिब्रियम। हां, आपकी बात सही है, बट हमेशा के लिए सही नहीं है। नॉर्मली 99% केसेस में अपने पास उसमें साम्य अवस्था यह आती है कि जब किन्हीं दो वस्तुओं का टेम्परेचर समान होता है तो तब उनमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मीय साम्य। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यह जो डेफिनेशन है वो तब यूज में आती है जब दो आपके पास वस्तुएं हैं और दो निकाय हो। अगर मैं आपसे कहूं कोई भी एक ही निकाय है, वो बताओ उसमें साम्य अवस्था में कब होगा। तो डिस्कस करते हैं कि उसमें साम्य का एक्चुअल मीन क्या है। आपने कई बुक्स में या कई टीचर्स ऐसे बताते हैं कि उसमें साम्य अवस्था का मतलब है दो कोई भी निकाय है उनका टेम्परेचर सेम है तब वो उसमें साम्य अवस्था। हां बिल्कुल, हम भी मानते हैं इस चीज को, लेकिन मुझे यह बताओ कोई भी एक ही निकाय है तो क्या वो उसमें साम्य अवस्था में नहीं हो सकता क्या। अब बताओ उसका टेम्परेचर कहां समान, उसका तो फिक्स है। जैसे मान लो यह आपके पास एक ऊष्मागतिकी निकाय, इसमें मान लो गैस भरी हुई है भाई कोई सी भी, ठीक है। अब इसको मैंने कर दिया इंसुलेट। इंसुलेट का मतलब इसके चारों तरफ कुचालक दीवार बना दी भाई मैंने, कुचालक दीवार। और इस कुचालक दीवार का आप कई जगह नाम ये पढ़ोगे कि रुद्धोष्म दीवार, एडियाबेटिक वॉल, रुद्धोष्म दीवार। रुद्धोष्म का मतलब होता है जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब देखो, आपने ये बना दी भाई कुचालक दीवार। अब कुचालक का मतलब यहां पर यह है कि हीट का ट्रांसफर नहीं होगा।
अब देखो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा तो ये जो गैस है इसके मैं स्थूल गुणों की बात करता हूं। देखो एक तो होता है सूक्ष्म गुण और एक होता है स्थूल गुण। थर्मोडायनेमिक्स में हम स्थूल गुणों, स्थूल का मतलब मोटे मोटे गुण, जैसे दाब हुआ, ताप हुआ, आयतन हुआ, छोटे छोटे गुणों की बात नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की गति क्या होगी, प्रोटॉनों की क्या होगी, मेसोन, फोटोन, इनकी बात नहीं करेंगे। स्थूल गुण मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे जो गुण होते हैं इनको बोलते हैं स्थूल गुण, बड़े बड़े गुण। स्थूल का मतलब क्या है? स्थूल ऐसे हिंदी में ऐसा लग रहा है स्थूल, यार स्थूल का मतलब क्या है? बड़े बड़े, जो ऐसे आंखों से दिखने वाले, अरे फील कर सकते हो कि प्रेशर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम घटा या बढ़ा। अगर स्थूल गुणों की बात करें तो मान लो इसका जैसे प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, मास M है। किसी भी एक उष्मा गति के निकाय को आप उसमें साम्य में तब कहोगे जब उसके सारे के सारे जो स्थूल गुण हैं वो क्या रहे भाई? नियत रहे। क्या रहे? नियत रहे, कांस्टेंट रहे, तो आप उसको क्या कहोगे? उसमें साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कहोगे। जैसे देखो ये थर्मोडायनेमिक्स जो सिस्टम था, उष्मा गति के निकाय था, हमने इसको किस में पैक कर दिया? कुचालक दीवार, रुद्धोष्म दीवार बना दी। अब मुझे यह बताओ क्या इसमें से हीट बाहर जा सकती है या बाहर वाले अंदर आ सकती है? क्या जब हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो न तो प्रेशर चेंज होगा, न वॉल्यूम चेंज होगा, न टेम्परेचर चेंज होगा। इसका मतलब अगर मैं यहां पे मानूं कि ये बाहर आपका सराउंडिंग सिस्टम है, परिवेश है, तो यह परिवेश के साथ किसी भी स्थूल गुण का चेंज नहीं कर रहा है, तो इसके सारे के सारे जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, स्थूल गुण है, वो क्या है भाई? नियत है। यानी ये अनंत काल तक, अब इसको पड़ा रहने दो। अगर ये चारों तरफ वाली दीवार कैसी है, कुचालक या रुद्धोष्म दीवार है, तो इसको अनंत काल तक छोड़ दो, ये इसके कभी भी स्थूल गुण प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगे। यानी इसका टेम्परेचर, जैसे आज आपने इसको रख दिया ऐसे पैक करके, इसका टेम्परेचर मान लो 50 केल्विन है, तो 500 साल बाद आकर भी आप देखोगे, आप तो क्या देखोगे 500 साल बाद, तो आजकल तो वैसे ही उम्र 60 साल की है, तो कोई भी 500 साल बाद भी लिख के चले जाना है ना कि मैंने जब इसका टेम्परेचर नोट किया था तब 50 केल्विन था, तो अगला देख ले वापस, है ना, 500 साल बाद, तो 50 केल्विन टेम्परेचर ये आपको मिलेगा। इसका मतलब ये कौन सी अवस्था में है? उसमें साम्य अवस्था में कहलाएगा। क्लियर है? अब आप जो पढ़ते हो वो बात करते हैं हम दो निकायों की। मान लो पहला निकाय है ये ए और दूसरा निकाय मैं ले रहा हूं बी। अब देखो मैंने इसके बीच में पहले थी रुद्धोष्म दीवार। रुद्धोष्म का मतलब कुचालक दीवार, उष्मा अवरोधी दीवार, ऐसे मान लो, बहुत सारे वर्ड दिए जाते हैं इसके लिए। रुद्धोष्म दीवार थी। अब मुझे यह बताओ, जब रुद्धोष्म दीवार थी इसका प्रेशर P1 मान लू, P1, आयतन V1, टेम्परेचर T1, इसी तरीके से इसका P2, V2, T2 है। जब दोनों के बीच में रुद्धोष्म दीवार है और इधर भी चारों तरफ भी कैसी दीवार है? रुद्धोष्म दीवार है, तो ये दोनों अलग अलग सिस्टम किसमें होंगे भाई? उसमें साम्य अवस्था में। देखो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि कोई भी दो निकाय क्या अलग अलग टेम्परेचर पर भी उसमें साम्य अवस्था में हो सकते हैं क्या? तो हमारी रटी रटाई डेफिनेशन ये है कि कोई भी दो निकाय है, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हो तो ही उसमें साम्य अवस्था में हो सकते हैं, तो टेम्परेचर अलग अलग, इसका मतलब उसमें साम्य अवस्था में नहीं होंगे। ना मुन्ना ना, गलत बात है। अगर कोई भी दो निकाय जिनका टेम्परेचर अलग अलग ही है तो भी वो उसमें साम्य अवस्था में हो सकते हैं। कब? जब वो जिस दीवार से बंधे हुए हैं या जिस सिस्टम के अंदर हैं उसके चारों तरफ की दीवार है वो क्या हो? रुद्धोष्म दीवार हो या कुचालक दीवार हो, जिसके कारण उसकी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, स्थूल गुण है, वो समय के साथ नियत बने रहे, तो उनको आप क्या कह सकते हो? क्या कह सकते हो? उसमें साम्य अवस्था के अंदर कह सकते हो। तो ये ध्यान रखना, डिफरेंट टेम्परेचर पर भी थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, उसमें साम्य अवस्था होती है। अब देखो मैंने क्या किया, ये जो बीच में दीवार थी भाई, इसको हमने हटा दिया। ये ए था और ये था भाई बी।
अब हमने जो बीच वाली दीवार है ना, इसके लिए चालक वर्ड यूज कर लिया। ये कैसी दीवार है? चालक। और आपने अपनी एनसीईआरटी में इसके लिए एक वर्ड देखा होगा, उष्मा पार्य। उष्मा पार्य दीवार। देखो हिंदी वाले इससे समझ सकते, उष्मा पार्य, पार्य पार हो जाना, जिसमें से उष्मा पार हो जाए वही क्या है? उष्मा पार्य। चालक दीवार है। अब आपको पता है चालक दीवार है, और मैं मान लेता हूं इसका टेम्परेचर TA है, इसका टेम्परेचर TB है, और TA इज ग्रेटर देन TB है, तो आप सब जानते हैं उष्मा का प्रवाह उच्च ताप से किस तरफ होगा? निम्न ताप की ओर। तो देखो इधर से इधर क्या होगी भाई? हीट ट्रांसफर होगी। क्या होगी? हीट, उष्मा ट्रांसफर होगी। और उष्मा ट्रांसफर कब तक होती रहेगी? जब तक कि जो दोनों का टेम्परेचर है वो क्या ना हो जाए? बराबर। TA बराबर TB नहीं हो जाए, तब तक क्या होती रहेगी? उष्मा का प्रवाह होता रहेगा। तो अब देखो दोनों का जैसे ही टेम्परेचर सेम होगा तो अब उष्मा का प्रवाह बंद। लेकिन ये जो पहले वाली प्रॉपर्टीज थी P1, ये सारी की सारी चेंज हो जाएगी भाई। P1 डैश, V2 डैश, V1 डैश, T1 डैश, ये नया आ गया क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा। इसी तरीके से P2 डैश, V2 डैश, ये सारे हो जाएगा। अब इस कंडीशन को भी आप क्या कहोगे? उष्मीय साम्य अवस्था में कहोगे। देखो जब तक रुद्धोष्म दीवार है तब तक तो ये अलग अलग उसमें साम्य अवस्था में है। अब अगर आपने बीच में क्या करवा दिया? इनका कांटेक्ट करवा दिया, यानी बीच वाली दीवार उष्मा पार्य दीवार या चालक दीवार रख दी, तो आपको पता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर उष्मा का प्रवाह होगा। उष्मा का प्रवाह होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, और मास जो भी नंबर ऑफ मोल्स है उनके चेंज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब देखो ये चेंज होके कब तक हीट ट्रांसफर होता रहेगा भाई? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए? इक्वल ना हो जाए, तब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। जैसे ही दोनों का टेम्परेचर बराबर हुआ तो हीट ट्रांसफर बंद, और उसी समय जो प्रेशर, वॉल्यूम, मास ये सारे चेंज होने थे वो चेंज होके रुक जाएंगे। क्या अब टेम्परेचर बराबर होने के बाद कुछ चेंज होने की पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अब हीट का ट्रांसफर रुक गया है, तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि चेंज ही नहीं हो, चेंज तो होगी, लेकिन अब टेम्परेचर इक्वल होने के बाद सारी क्या हो गई? कांस्टेंट। तो इसे भी क्या बोलते हो? उष्मीय साम्य अवस्था। क्या बोलते हो? उष्मीय साम्य अवस्था। तो आपने जो रटी रटाई डेफिनेशन देख रखी है वो ये है कि दोनों का टेम्परेचर सेम। लेकिन ध्यान रहे टेम्परेचर सेम वाली कंडीशन कब आती है? जब निकायों के बीच की जो दीवार होती है वो कैसी होनी चाहिए? उष्मा पार्य, या फिर आप कह सकते हो चालक, कंडक्टिंग वॉल होनी चाहिए। तो यह होता है उष्मीय साम्य अवस्था की स्थिति, और इसी के आधार पर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया है। तो अब बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। देखो ZLOT, ये शॉर्ट में लिख रखा है भाई, ये कोई नई चीज नहीं है कि आप ये देखो सर ZLOT ये क्या आ गया? तो ये क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज गिवन बाय R.H. फाउलर। साइंटिस्ट का नाम क्या है? R.H. फाउलर। 1931 में दिया था भाई इन्होंने। ठीक है, अब इससे अपने को कोई मतलब है नहीं, दिया अच्छी बात है। मेन अपना जो पॉइंट है वो है भाई ये लोग क्या कहता है? देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू सिस्टम A एंड B आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देखो मैंने अभी बताया आपको कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, आ गया ना वर्ड, विथ ए थर्ड सिस्टम C, देन दे मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम ईच अदर। यानी यदि दो निकाय A व B किसी तीसरे निकाय के साथ उष्मीय साम्य में हो तो A एवं B भी एक दूसरे के साथ उष्मीय साम्य में होंगे। देखो इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लो भाई तीन आदमी हैं, ये A है, ये B है, और ये मान लो आपका तीसरा C है। A C का दोस्त है, फ्रेंड, मित्र, ठीक है, और B किसका मित्र है? C का दोस्त है। दोस्त नहीं रहे, दुश्मन लेते हैं। दोस्ती से तो क्या दुश्मनी अच्छी है। तो देखो A C का दुश्मन है और B किसका दुश्मन है भाई? C का दुश्मन है। अब आपने वो चीज पढ़ी होगी भाई, अगर A
सी का दुश्मन है और बी सी का दुश्मन है, तो ए और सी के बीच में क्या हो जाएगी रे? दोस्ती होगी या नहीं होगी? अरे होगी या नहीं होगी? या दुश्मनी होगी? दोनों के चांस है आज के टाइम में, तो ठीक है। ऐसा ही कुछ जमेला है, वो आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। यानी हम ये समझते हैं कि अगर ए का सी के साथ कोई रिलेशन है और बी का सी के साथ कोई रिलेशन है, तो पॉसिबिलिटी पूरी की पूरी है कि ए और बी का कोई ना कोई तो रिलेशन बनना ही है। अब यही सिखाता है हमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो क्या कहता है, आपको एक डायग्राम नजर आ रहा होगा बढ़िया सा, बस इसको समझ लो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ गए। ये मान लो सिस्टम ए दे रखा है भाई आपको, ठीक है। फिर है इधर आपको सिस्टम बी दे रखा है और यहां पर है सिस्टम सी। सिस्टम ए और सिस्टम सी है वो कनेक्ट है डाई थर्मिक वॉल, इसी को हिंदी में बोलते हो उष्मा पारीय दीवार। उष्मा पारीय दीवार, उष्मा पारीय का मतलब जिसके उष्मा आर पार हो जाए, यानी चालक दीवार। इसका मतलब चालक दीवार है तो इसमें हीट ट्रांसफर हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकती है सर, बिल्कुल। सेम ऐसे सिस्टम बी और सिस्टम सी भी कनेक्टेड है भाई डाइथर्मिक वॉल, उष्मा पारीय दीवार। तो आप ये कहोगे सर इसमें भी हीट ट्रांसफर होने के पूरे पूरे चांसेस है। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उससे लोअर टेम्परेचर की ओर जाएगी। इसका मतलब मुझे ये बताओ, इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूं टी ए, इसका टेम्परेचर मान लेता हूं मैं टी बी, इसका टेम्परेचर मान लेता हूं मैं टी सी। अब अगर इन दोनों के बीच में डाइथर्मिक वॉल है तो इनके बीच में हीट ट्रांसफर होगी या नहीं होगी रे? उष्मा का प्रवाह होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन यहां पर देखो ए और बी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन किससे? एडियाबैटिक वॉल यानी रुद्धोष्म दीवार से। किससे जुड़े हुए हैं भाई? रुद्धोष्म दीवार। रुद्धोष्म का मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं, तो ए से बी की ओर उष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती। चलो ठीक है। अब देखो, मान लो कि टेम्परेचर सी वाले का ज्यादा है तो इससे उष्मा ए में जाएगी, इससे उष्मा बी में जाए। अब मुझे यह बताओ हीट का ट्रांसफर कब तक होता रहेगा? जब तक कि टी ए बराबर इधर तो टी सी नहीं हो जाए और इधर टी बी बराबर टी सी नहीं हो जाए। जैसे ही दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा तो हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा या नहीं रुक जाएगा रे? हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा, उष्मा का प्रवाह बंद हो जाए। इसका मतलब आप इन दोनों को क्या कहोगे? उष्मीय साम्य अवस्था में। क्या कहोगे भाई? उष्मीय साम्य अवस्था में, ठीक है। इधर इनको भी क्या कहोगे भाई? टेम्परेचर बराबर हो गया, हीट का ट्रांसफर रुक गया, तो किसमें आ गए? उष्मीय साम्य अवस्था में, उष्मीय साम्य अवस्था। अब देखो जीरोथ लॉ क्या कहता है कि कोई दो निकाय ए और बी अगर किसी तीसरे निकाय के साथ उष्मीय साम्य अवस्था में हो तो ये 101% राइट बात है कि ए और बी आपस में भी क्या होंगे? उष्मीय साम्य अवस्था में होंगे। यही बात कौन बताता है भाई? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि यदि दो निकाय ए एवं बी किसी तीसरे निकाय के साथ, मान लो सी के साथ उष्मीय साम्य अवस्था में हो तो ए एवं बी भी एक दूसरे के साथ क्या होंगे? उष्मीय साम्य अवस्था में होंगे। देखो वापस डायग्राम की तरफ आ जाओ। इसका टेम्परेचर इसके बराबर हो गया, इसका टेम्परेचर इसके बराबर हो। अगर मैं मैथमेटिकली आपको समझाना चाहूं तो टी ए बराबर टी सी हो गया, तभी तो ये दोनों उष्मीय साम्य अवस्था में होंगे। टीबी बराबर क्या हो गया रे? टीसी हो गया, तभी तो ये दोनों उसमें साम्य अवस्था में। अब अगर थोड़ी बहुत भी मैथ आती है तो टी ए टीसी के बराबर है, टीबी टीसी के बराबर है, तो मुझे ये बताओ टी ए बराबर टीबी होगा या नहीं होगा रे? और जब ये दोनों बराबर हो गए इसका मतलब ए और बी भी किसमें आ गए? उष्मीय साम्य अवस्था में, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ चुके हैं। यह आपका होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो कहीं ना कहीं इस नियम का एक कंक्लूजन निकाले तो यह कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रहा है टेम्परेचर की तरफ, ताप के बारे में बताना चाह रहा है भाई। कैसे बताना चाह रहा है सर? तो देखो
कि इन सिस्टमों के पास एक ऐसी चीज है जिसके कारण ही हीट का ट्रांसफर होता है और उसके कारण ही हीट का ट्रांसफर रुक जाता है। तो कौन सी है? वो है ताप। कि जब दोनों में ताप का अंतर था तब तो हीट ट्रांसफर हो रही थी, जैसे ही ताप दोनों का बराबर हुआ तो हीट का ट्रांसफर होना रुक गया। इसका मतलब यह हुआ कि तीसरा पॉइंट अगर हम इसमें देखें तो ZLOT गिव्स जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी यह आपको ताप की अवधारणा देता है और इसी अवधारणा के कारण, ताप की अवधारणा के कारण ही इसका जो नामकरण किया गया ना, वो फर्स्ट और सेकंड के पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रूप में किया गया। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके बताना, और साथ में अगर आप अपने इस चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।